वेलकम टू सक्षम पाठशाला यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सक्षम भारत, समर्थ भारत। ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 152 जो कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताता है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने प्रेसिडेंट पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट में उसी तरह से गवर्नर आएगा। वहां पे हमने पार्लियामेंट पढ़ा, यहाँ पे हम स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे। जैसे वहां 2 हाउसेस थे, ऐसे यहाँ 2 हाउसेस है। वहां सुप्रीम कोर्ट था और यहाँ पे हाई कोर्ट है। तो सबसे पहले आर्टिकल 152 डेफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा। 152 राज्य की जो है डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। क्योंकि क्या होता है कि पहला आर्टिकल ये होगा कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, तो बताना जरूरी है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि स्टेट की डेफिनेशन भाई जो आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट्स में कुछ और दी है, और यहाँ स्टेट का मतलब वो है जो हमारे यहाँ कई सारे स्टेट्स है ना, जैसे यूपी है, राजस्थान है, और वहां पे स्टेट वो है यानी पूरे नेशन के लिए जो यूज हुआ है वो स्टेट है। तो आर्टिकल 152 और आर्टिकल 12 के नेशन स्टेट में डिफरेंस यही है। आर्टिकल 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स यानी हर स्टेट का एक गवर्नर होगा। ये बात कहाँ पे बताई गई है? ये बात आर्टिकल 153 में बताई। आर्टिकल 153 says governors of states। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यानी राज्य की कार्यकारी शक्ति। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट यानी राज्य की कार्यकारी शक्ति आर्टिकल है ये 154। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जैसे वहां पे हमने देखा था इलेक्शन ऑफ गवर्नर प्रेसिडेंट था, यहाँ पे अपॉइंटमेंट। रीजन अपॉइंटमेंट का ये है कि इसका इलेक्शन नहीं होता, इसको अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को लगेगा कि इस स्टेट के लिए ये गवर्नर ठीक है तो उस गवर्नर को अपॉइंट कर देगा। तो आर्टिकल 155 आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्यपाल के जो पद है उसका कार्यकाल कितना रहेगा। आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी राज्य के राज्यपाल की समय। ठीक है, आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। राज्यपाल के जो अपॉइंटमेंट होता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या। क्वालिफिकेशंस हमने कहा प्रेसिडेंट में भी देखी थी कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, इतनी आयु होना चाहिए, इस सदन का सदस्य बनने की इसकी योग्यता होनी चाहिए। उसी तरह से इसमें भी है कि क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। ठीक है, अब आप जितना भी पढ़ लें अब इसको कोरिलेट करके पढ़िए। अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ा, अब हम स्टेट का पढ़ लें। स्टेट में हम कोरिलेट करते जाएंगे। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ठीक है, कि क्या कंडीशंस हैं इसके पद के लिए। और है आर्टिकल 159 ऑथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर यानी जैसे राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है उसी तरह से गवर्नर को भी शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 159 ये बात कहता है। आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों में उसे अपने जो कार्य प्रणाली है उसका त्याग करना होता है, ये बताया 160 में। हम जब पॉलिटी को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स यानी कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। ये हमने आर्टिकल 172 में पढ़ा था, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और इसमें है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स। नेक्स्ट है 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ठीक है,
यानी कि जो राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। कभी कभी एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी अपॉइंट कर दिया जाता है, तो इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो हमने यहाँ पे एक बार मैं रिपीट करती हूँ। आर्टिकल 152 इज डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, आर्टिकल 155 appointment of governor, and article 156 term of office of governor, article 157 qualifications for appointment as governor, article 158 conditions of governor's office, article 159 oath or affirmation by the governor, 160 discharge of the functions of the governor in certain contingencies, Article 161 power of the governor to grant pardons and others, Article 162 extent of executive power of state। तो ये सारे हमारे आर्टिकल्स हो गए गवर्नर से रिलेटेड। अब हम आर्टिकल 163 टू 167 यानी 163 से 167 तक स्टेट मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल देखेंगे। ठीक है, दो चीजें देखेंगे, स्टेट के मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। सेम आर्टिकल आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा है, वहां भी एक काउंसिल होती है, किसकी? मिनिस्टर्स की। किस लिए होती है? प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए। उसी तरह से राज्यपाल को सलाह देने के लिए यहाँ भी एक मंत्री परिषद की यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 164 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। एडवोकेट जनरल, ये जैसे वहां पे कैग था और यहाँ पे क्या है? एडवोकेट जनरल। स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, तो वो आ गया 165। 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, कि किस तरह से राज्य की जो गवर्नमेंट होती है अपने कार्य संपन्न करेगी। 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर एक्सेट्रा, यानी कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज किसमें? कि राज्यपाल को जो भी सूचना चाहिए वह हर एक सूचना राज्यपाल तक पहुंचाने में किसकी भूमिका है? सीएम की। यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा, वहां पे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर यानी राज्यपाल है। वहां पे मिनिस्टर्स की काउंसिल है, यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये क्या करेंगे? एडवाइस देंगे और कई सारी चीजों पे प्रेसिडेंट या गवर्नर को जो है इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। इंफॉर्मेशन देने का काम जो मीडिएटर करेगा, सेंट्रल लेवल पे उसे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे और स्टेट लेवल पे उसको सीएम यानी चीफ मिनिस्टर करेंगे। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं वो हेड ऑफ द नेशन है, ये हेड ऑफ द स्टेट है। वहां प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर, यहाँ भी मिनिस्ट्री है, वहां भी मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड बीच में जो है वो वहां पीएम है और यहाँ सीएम है। तो अब हम आगे चलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर देखेंगे, यानी राज्य की विधायिका। ठीक है, दो हाउसेस होते हैं, एक कौन सा होता है? काउंसिल होती है, और दूसरा वो कौन सा होता है? कोई बच्चा मुझे बताएगा? असेंबली और काउंसिल, याद रखिएगा, एक होती है असेंबली, एक होती है काउंसिल। तो सबसे पहले है आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स, यानी हर राज्य की अपनी एक विधानसभा, विधान परिषद होगी। इसकी विधानमंडल की, लेजिस्लेचर जहां आ जाए उसका मतलब है विधानमंडल। और विधानमंडल के दो हाउस होते हैं, कौन कौन से? काउंसिल, और एक तो लेजिस्लेचर काउंसिल होती है और दूसरी क्या होती है पता है आप लोगों? असेंबली। वेरी गुड। काउंसिल और असेंबली,
लेजिस्लेचर्स के 2 हाउसेज होते हैं, तो ये बात हमें आर्टिकल 168 बता रहा है। 169 यहाँ पे टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 169 कह रहा है एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स। बहुत बढ़िया है। एक तो ये प्रश्न बार बार आता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाने और उसका खत्म करने, समाप्त करने के लिए हिंदी शब्द है उत्साधन। एवोलिश का जो हिंदी वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसका हिंदी शब्द है उत्साधन, यानी काउंसिल को बनाया जाना और समाप्त करना। तो ये किस आर्टिकल में बात की गई है? 169। ये टोटली स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने दूसरा सदन बनाए या ना बनाए। दूसरा सदन मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी असेंबली अनिवार्य रूप से सब जगह होगी। काउंसिल ऑप्शनल रखा गया है, मर्जी है तो आप अपने यहाँ बनाइए और नहीं है तो मत बनाइए, ठीक है। तो लेकिन ये बात किस में गई है? आर्टिकल 169 में। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जो असेंबली है उसके जो मेंबर्स हैं, जिनको हम कहते हैं एमएलए। एमएलए कहाँ से आते हैं? एमएलए एमपीज की तरह डायरेक्टली जनता उन्हें चुन के भेजती है इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नेक्स्ट है आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी जिस तरह से हमने वहां पे राज्यसभा लोकसभा का देखा था किस तरह से कंपोजिशन है, उसी तरह यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। आर्टिकल 170 कहता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज और 171 कहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि जो हमारे स्टेट के लेजिस्लेचर्स है उसका ड्यूरेशन क्या है? 5 साल होता है ना, 5 years। नेक्स्ट है आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्ट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आयु वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स और इनका डिसोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से इनके सेशन होते हैं ये बताया गया। आर्टिकल 175 राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ हाउसेस, टू द हाउस या हाउसेस, सही बात है। हो सकता है एक ही हाउस हो सकता है 2 हाउसेस हो, और वहां मैसेज कौन भेजेगा, उन्हें एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर। सेम किसकी तरह है? ये प्रेसिडेंट की तरह है। आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर, स्पेशल एड्रेस वहां भी रहता है कि भाई हर इलेक्शन के बाद स्पेशल एड्रेस रहता है किसका? प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेस, यानी जो भी हाउस के मेंबर्स होते हैं हमारे सारे एमएलए और एडवोकेट जनरल, उनके क्या राइट्स हैं ये भी बताया गया है। 178 राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड, ये हो गया 178 आ जाएगा। 178 द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस तरह से लोकसभा में क्या होता है? स्पीकर होता है, उसी तरह से असेंबली में भी स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होता है। आर्टिकल 179 वेकेशन एंड रिजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर। देखिए इसमें आर्टिकल 179 बता रहा है कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का अगर पद रिक्ति हो यानी वैकेशन हो, रिजिग्नेशन यानी त्याग पत्र हो, एंड रिमूवल या उसे पद से हटाया जाना हो, तो उसके बारे में भी प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 179। आर्टिकल 180 पावर ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन्स टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस एक्ट एज स्पीकर, यानी कि जब स्पीकर नहीं होगा तो डिप्यूटी स्पीकर, अगर वो भी ना है तो और कोई व्यक्ति जो इस पद के
कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उसके बारे में बताया गया आर्टिकल 180। 181. The speaker or the deputy speaker not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. इसका मतलब है कि जब कभी भी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का रिजोल्यूशन सदन में या हाउस में लाया जाता है, ऐसी कंडीशन में वह पीठासीन नहीं होगा, यानी चेयर पे नहीं बैठेगा, जो स्पीकर की चेयर है उस पे। अब आप ये मत सोच लेना चेयर पे नहीं बैठने की बात कर रही हूँ, तो यानी कुर्सी पे ही नहीं बैठेगा ना, कुर्सी पे बैठेगा लेकिन स्पीकर की कुर्सी पे नहीं बैठेगा, संचालन नहीं करेगा। ठीक है। आर्टिकल 182, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी तक हम असेंबली की बात कर रहे थे, वहां स्पीकर था, और जैसे ही हम काउंसिल की बात करेंगे चेयरमैन आ जाएगा। आर्टिकल 183, वेकेशन एंड रिजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिसेज ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। यानी कि आर्टिकल 183 क्या कहता है, जिस तरह से स्पीकर का पद रिक्त है या रिजिग्नेशन है या रिमूवल है, उसी तरह से आपके चेयरमैन ऑफ द काउंसिल का भी वेकेशन, रिजिग्नेशन एंड रिमूवल हो सकता है। ऐसी स्थिति में कौन काम करेगा, उसके नीचे करेगा जो व्यक्ति उसके बाद बारी आती है। आर्टिकल 184, पावर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज चेयरमैन। यानी जब वह चेयरमैन अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, तो उसकी जगह पे जो भी व्यक्ति होगा उसे वह सब शक्तियां मिलेंगी जो एक चेयरमैन की होती हैं। ठीक है। आर्टिकल 185 बहुत सिंपल है, आप ये तीसरी बार पढ़ रहे हैं। हमने पहले पढ़ा था कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसके रिमूवल का अगर रिजोल्यूशन है तो वह पीठासीन नहीं होगा। सेम चीज राज्यसभा के चेयरमैन पे थी, सेम चीज लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर पे थी, और अब आर्टिकल 185 में चेयरमैन पे भी आ गई है। द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration। यानी उसको हटाए जाने का संकल्प जब भी संसद के उस सदन में लाया जाएगा तब वह पीठासीन नहीं होगा। 186, salaries and allowances of the speaker and deputy speaker and the chairman and deputy chairman। यानी इनके सैलरी अलाउंसेस यानी वेतन भत्ते आ गए। अगला है 187, सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। यानी स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसका अपना एक सचिवालय होगा। केंद्र सरकार में भी ये बात थी, सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। उसी तरह से वहां पे पार्लियामेंट का भी सेक्रेटेरिएट बनाया गया था। आर्टिकल 188, ऑथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। वहां भी था एमपीज के ऑथ एंड अफर्मेशन था, और यहाँ एमएलए के ऑथ एंड अफर्मेशन है। आर्टिकल 188 ये बात बोलता है। आर्टिकल 189, वोटिंग इन हाउसेस। वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट, वैकेंसीज एंड कोरम। ये चीजें बताई हैं कि भाई हाउसेस में वोटिंग होगी, ये वोटिंग जो है उस हाउस की पावर है, साथ ही में वैकेंसी कितनी होंगी। अगर वैकेंसी वहां पे कोई एमएलए वगैरह का पद रिक्त है तो इसका वहां की प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम मींस कि 110 जो हमारे मेंबर्स हैं वो वहां पे होने चाहिए। नेक्स्ट 190, वैकेशन ऑफ सीट्स। सीट खाली रह सकती हैं, जब भी सीट खाली होती तो अगले इलेक्शन का वेट नहीं होता, बल्कि उनका मध्यवर्ती चुनाव करा के उस सीट को भर दिया जाता है। आर्टिकल 191, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। जिस तरह से संसद में भी निर्भरताएं होती हैं कुछ एमपीज की, कौन डिसाइड करता है वहां पे, लोग कुछ मामलों में स्पीकर करता है लोकसभा के मामले में, और कुछ मामलों में इलेक्शन कमीशन। उसी तरह डिपेंड करता है निर्भरता कौन सी है। और अनुसूची 10 के हिसाब से है तो उसको इलेक्शन कमीशन करेगा, और वैसे क्या है कुछ मामले हैं उनमें स्पीकर करता है। ठीक है। तो यहाँ भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप की भी बात की है।
आर्टिकल 192 डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, कि यदि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चंस उठाए जाते तो उसका निर्णय, इसके बारे में बताया है। आर्टिकल 193 पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ऑथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 188 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड, यानी या ऑथ और अफर्मेशन नहीं लिया है, या क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, या डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ऐसी स्थिति में यदि जो वहां के सत्र चल रहे हैं उसमें सदस्यता की और वोटिंग की, तो उसके लिए एक दिन के बैठने के लिए भी पेनाल्टी देनी है। रिपीटेड है, हमने इसको पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। आर्टिकल 194 पावर्स प्रिविलेजेस एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ, तो इनकी पावर्स प्रिविलेज जैसे आपके पार्लियामेंट में उस तरह यहाँ भी है। 195 सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स बता दिए हैं। 196 प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, 196 में बताया कि बिल इन पे क्या होगा भाई, इनके प्रोविजन बता दिए, कैसे पेश किए जाएंगे, कैसे पास किए जाएंगे। आर्टिकल 197 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स, जिस तरह से बिल्स के मामले में लोकसभा की शक्ति ज्यादा थी, उसी तरह से असेंबली की शक्ति ज्यादा है और काउंसिल पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया है जो 197 है। नेक्स्ट है 198 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, हमने वहां भी पढ़ा था। मनी बिल्स यानी धन विधेयक की एक विशेष प्रक्रिया होती है। 199 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, हमने ये चीज 109 में पढ़ी थी, ध्यान आ रहा होगा आपको कि डेफिनेशन मनी बिल्स की क्या है। 109 110 पढ़े थे, 108 आपके ज्वाइंट सेशन का था। आगे है आर्टिकल 200 एसेंट टू बिल्स, यानी बिल्स को स्वीकृति देना, और 201 बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्चुअली कुछ बिल्स राज्यपाल यानी गवर्नर के पास आते और उसे लगता है कि ये बिल क्या नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उस बिल को वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख लेता। आर्टिकल 201 201 ये बात कहता है, तो ये आप याद रखिएगा, बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आगे है थोड़े से 4-5 आर्टिकल और पढ़ा देती हूँ तो खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट है 202 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस बजट, यानी 202 में राज्य के बजट की बात की हमने, वहां 112 में देखा था। 112 में क्या देखा था, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको केंद्र सरकार का बजट कहा गया, ये राज्य सरकार का बजट है। आर्टिकल 203 यानी कि 203 प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, जिस तरह से एस्टिमेट यानी प्राकलन खर्चे का अंदाजा वहां लगाया जाता था, उस तरह यहाँ भी लगाया जाता। आर्टिकल 203 ये कहता है। 204 एप्रोप्रिएशन बिल, ये क्या होते हैं, विनियोग विधेयक इन्हें कहते हैं, सारा खर्चा वर्चा सब इसमें कैलकुलेट होता है। आर्टिकल 205 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, यानी कुछ ग्रांट्स दिए जाते हैं, उसके बारे में आर्टिकल 205 कह रहा है, वहां 115 होता था। वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, यानी कि वित्तीय पे खर्चे, क्रेडिट पे खर्चे और एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ये आर्टिकल 206 में है। स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स, आर्टिकल 207 ये बात कहता है, वहां पे ये 117 कहता था कि फाइनेंशियल बिल्स जो है उनके बारे में विशेष प्रक्रिया है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ठीक है, प्रक्रिया का जो नियम है उसकी बात करता है आर्टिकल 208, क्योंकि कानूनी प्रक्रियाएं हैं, संसदीय या विधानमंडलीय प्रक्रियाएं पूरे फॉर्मल तरीके से चलती हैं। आर्टिकल 209 रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है, यानी विधायी और वित्तीय दोनों तरह से जो
बिल पास करने की प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में रेगुलेशन और लॉ की बात करता है। आर्टिकल 210 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर, हमने वहां भी पढ़ा था कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी पार्लियामेंट में। 211 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, यानी जो भी लेजिस्लेचर की प्रक्रिया चल रही है उस पर किसी तरह का डिस्कशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोर्ट इस पे कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकता क्योंकि विधायी प्रक्रिया बड़ी ही आंतरिक और ऐसी प्रक्रिया मानी गई है जिसपे किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे अंक का आर्टिकल 212 यानी 212 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी विधायी प्रक्रिया के किसी भी चीज पर प्रक्रियाओं पर खास तौर से न्यायपालिका क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती है, इंक्वायरी नहीं कर सकती। एंड लास्ट इज 213 में वही है जो 123 में है सेंट्रल लेवल का, पावर ऑफ गवर्नर टू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जब कभी भी दोनों सदन या कोई एक सदन नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में कुछ विपरीत परिस्थितियां हैं जब कानून आना बड़ा जरूरी है। ऐसे में केंद्र सरकार में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर एक अध्यादेश जिसको हम ऑर्डिनेंस कहते हैं जारी करता है। जब तक उस विषय पर कानून बनके नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डिनेंस ही उस कानून के रूप में काम करता है। तो अब इसके बाद है हाई कोर्ट जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी।